के दरमियान में ज़्यादा लंबी तकरीर न करूं। आज हम रियासत के हैं या यूटी के हैं, हम तो रियासत ही कहेंगे, उसके उस ज़िले में हैं जिसका सबसे ज़्यादा 1947 की जो तकसीम हुई, तो उसका अगर सबसे ज़्यादा इस रियासत में कहीं असर हुआ वो पुंछ और रजौरी में हुआ। फिर उसके बाद 1965 की जंग हुई, 1972 की जंग हुई, तो उसमें भी इन लोगों ने बड़ी मुश्किलात देखी, मुसीबतें देखी। एक घर के 2 आदमी पार चले गए, 2 आदमी यहाँ पे रहे, मिलना जुलना बंद रहा, एक दूसरे की ताज़ियत पे नहीं शामिल हो सके, खुशी में शामिल नहीं हो सके। तो हालात तब से लेके आज तक कभी इतने बेहतर नहीं हुए कि ये लोग अमन और चैन से रह सकते, इनका आना जाना होता, ये आराम से रह सकते। ये पुंछ का शहर जो है, इसको 3 तरफ से बॉर्डर ने घेरा हुआ है, और कभी कभी जब ज़्यादा फायरिंग बॉर्डर पे होती थी तो उसके गोले इस पुंछ के शहर पे भी पड़ते थे। अब अल्लाह ताला का फजल है कि ये जो 2 बड़े मुल्क हैं, इन्होंने सीज फायर का ऐलान किया, और यहाँ पे बॉर्डरों पे जो सीज फायर हुआ तो कई सालों के बाद यहाँ के लोगों ने राहत महसूस की। शेर कश्मीर का, उनकी जमात का, डॉक्टर फारूक साहब का, उमर साहब का, इनका भी हमेशा यही कहना था कि इन बॉर्डरों पे अमन होना चाहिए, यहाँ पे सीज फायर होना चाहिए, यहाँ पे रास्ते खुलने चाहिए, यहाँ पे ट्रेड होनी चाहिए, और ख़ास तौर पे बॉर्डर पे जो कुछ हो रहा था उसको बंद करने के लिए, चाहे उमर साहब वजीर ममलकत थे फॉरेन अफेयर्स के, तब भी इन्होंने बात की, हर जगह की। वाजपेयी साहब को भी कहा, और फारूक साहब का तो पता है आपको कि वो हर जगह, जब यहाँ पे वो बम पड़ते थे 96 के बाद जब हमने हुकूमत संभाली, तो कोई दिन नहीं होता था जब वो हेलीकॉप्टर लेके यहाँ लोगों के पास नहीं पहुँचते थे, जब हालात मिलिटेंसी की वजह से बहुत ज़्यादा ख़राब थे। तो अगर यहाँ लोगों को फोर्सेस से किसी ने बचाया, पुलिस से किसी ने बचाया, जुल्म से किसी ने बचाया, तो वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की जात थी। आप सब लोग इस बात के गवाह हैं। बड़े जान साहब की वफात हो गई है, लेकिन हमारा उन लोगों के साथ राब्ता रहता था, यहाँ के लोगों पे, और हम भी जब कभी टूर पे आते थे तो उनकी सबसे बड़ी नसीहत यही होती थी कि अगर लोगों को कोई बेगुनाह तंग कर रहा है तो वो मेरे नोटिस में लाए। और जब हमने उनको उनकी नोटिस में लाया तो फिर उन चीज़ों पे फिर एक्शन भी हुआ कि ये चीज़ें हों, लोगों को वहाँ पे तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो बात हम भी वही कर रहे थे जिस पे बीजेपी की हुकूमत भी और पाकिस्तान की हुकूमत भी पहुंची कि सीज फायर बेहतर चीज़ है, ना करें तो दोनों मुल्कों को नुकसान होता है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस कोई अलहदगी नहीं मांग रही थी, वो पाकिस्तान की बात नहीं कर रही थी, वो कश्मीर को अलग करने की बात नहीं कर रही थी, वो अमन की बात ही कर रही थी, जिसपे वो भी पहुंचे। मरकज की तरफ से, चाहे वो महात्मा गांधी नरेगा हो, चाहे PMGSY हो, चाहे नेशनल रूरल हेल्थ मिशन हो NRHM, चाहे सर्व शिक्षा अभियान, पानी की स्कीम है, बिजली की स्कीम है, कोशिश तो यही रही कि हम उन स्कीमों का फायदा लोगों तक पहुंचाएं। लेकिन हकीकत यह है कि या तो हमने वो काम सारे किए नहीं जो एजाज गिन रहा था, या तो फिर हमने किए लेकिन उन कामों पर लोगों की नजर नहीं पड़ी, लोगों की नजर नहीं पड़ी, या फिर हमें सही तरीके से लोगों को वो काम बेचने नहीं आए। क्योंकि काम तो इन्होंने गिने, लेकिन उसके बाद MLA भी दोबारा नहीं बने। शायद हमें गलती ये लगी कि अगर हम सही काम करेंगे तो वो काम जो है खुद ब खुद लोग उनको पहचानेंगे, उनका जो हमें फायदा इलेक्शन में मिलना चाहिए वो हमें मिल जाएगा। तो हमने इन पर ज्यादा शोर नहीं किया, हमने बड़े बड़े इश्तिहार नहीं निकाले, हमने हर चौक पे अपने बड़े बड़े
पोस्टर नहीं लगाए, हमने रेडियो और टेलीविजन में अपने एडवर्टीजमेंट नहीं चलाए। हमने सोचा ना, अब यहां अगर सड़क बनेगी, लोग इस सड़क पर चलेंगे, कहेंगे वाह नहीं, एजाज जान साहब ने सड़क बनवाई, जरूर जब एजाज जान दोबारा हमारे पास आएगा वोट मांगने के लिए, हम एजाज जान को ही वोट देंगे। सड़क बनी, दफ्तर बना, तहसील बनी, नए ब्लॉक बने, सारा कुछ हुआ। लेकिन जब एजाज जान साहब आए वोट मांगने, टें फिस, वो वोट ही गायब। क्योंकि हमें अब देर आए दुरुस्त आए, एहसास हुआ कि काम तो होते ही है, काम हर किसी को करना है, पैसा आएगा, खर्च होगा, लेकिन सिर्फ उस बुनियाद पे लोगों को खुश नहीं किया जा सकता। लोगों के कुछ जज्बात भी होते हैं, लोगों की कुछ सोच होती है, लोगों के कुछ इरादे होते हैं, उन पे भी बात करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और शायद हम अपनी जगह, हम में ये कमजोरी आई कि हमने लोगों के जज्बातों की कदर नहीं की। लोगों की जो सोच थी, जो आम वोटर था, नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर को छोड़ के जो आम वोटर था, उसके साथ एक तालमेल बनाने में हम लोग नाकामयाब हुए। उससे हमारी कमजोरी हुई और हमारी कमजोरी का फायदा उन लोगों ने उठाया जिन्होंने जम्मू कश्मीर का बेड़ा गर्क किया। बेड़ा गर्क किया। हम बार बार ये कहते थे अपने जलसों में कि खुदा का ख्याल रखना, अगर ये झंडा कमजोर हुआ हम सब कमजोर हो जाएंगे। यही झंडा है जो रोकती है इन लोगों को अपनी साजिशों को कामयाब करने में। लेकिन लोगों को लगता था ये बकवास कर रहे हैं, ये झंडा नीचे उतरेगा, कोई और झंडा चढ़ेगा, लेकिन कुछ नहीं बदलेगा, वैसे ही चलता रहेगा जैसे सदियों से चलता आया है, चलता आएगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन हुआ, बहुत कुछ हुआ। 5 अगस्त 2019 हुआ। और क्यों हुआ? क्योंकि हम बट गए, बिखर गए, अलग अलग तराजुओं में हमें तोलना शुरू किया गया। कुछों का ईमान खरीदा गया, कुछ गलतफहमी के शिकार हुए, लेकिन खमियाजा हम सबको भुगतना पड़ा, हम सबको। आज कोई ये नहीं कह सकता कि 5 अगस्त 2019 के बाद उनकी जिंदगी में कोई बेहतरी आई है, मां सिवाय लोग जो बीजेपी के साथ ताल्लुक रखते हैं, उनकी जिंदगी में बेहतरी आई होगी, उनको फायदा आया होगा, उनको गाड़ियां होंगी, उनको सिक्योरिटी होगा, उनको बंगले होंगे, उनको ठेके होंगे, वो दफ्तर में जाते होंगे, अफसर उठ के उनको सलाम करता होगा। लेकिन आम शहरी, आम नागरिक, आम रहने वाला जम्मू कश्मीर का, चाहे वो जम्मू का हो, चाहे कश्मीर का हो, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, अगर बंद कमरे में उनसे बैठ के पूछा जाए कि बताओ ना 5 अगस्त 2019 के बाद आपको क्या फायदा हुआ, तो उनके पास इस सवाल का जवाब नहीं होगा। क्योंकि जो जो वादे जम्मू कश्मीर के साथ किए गए थे, उनमें से एक भी वादे पे अमल नहीं हुआ। कहा गया था कि अमन, जम्मू कश्मीर में अमन के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट जो है 370 है। ठीक है, हमने कहा अगर ये रुकावट है, आपने हटा दिया तो बस अब अमन ही अमन होना चाहिए। कहां है वो अमन? कहां है? मुझे तो दिखता नहीं। मैं आज ही श्रीनगर से आया हूं, कश्मीर की हालत आपके सामने है। घरों में घुस घुस के मारा जा रहा है हमारे भाइयों को, बहनों को। कल हमारे एक नौजवान साथी को घर के अंदर मारा। क्यों? क्योंकि उसने पुलिस की वर्दी पहनी हुई है। क्या यही है हिफाजत? क्या यही है बेहतरी? ठीक उससे एक दिन पहले हमारे एक कश्मीरी पंडित भाई
जो प्रधानमंत्री के स्कीम के तहत कश्मीर वापस आया नौकरी करने के लिए, अपनी फैमिली के साथ बड़गाम में रह रहा था, चारूरा में नौकरी कर रहा था, तहसीलदार के दफ्तर में घुस के उसको गोली मारी, मार डाला उसको। तो कहां हिफाजत, कहां तहफ़्फ़ुज़, कहां है हमारी वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी जिसको कहते हैं? बड़ा चढ़ा के तो हमें कहा गया था कि बस 370 गया, यहां खौफ और डर का माहौल खत्म हो जाएगा, लेकिन वो डर और खौफ जो है वो तो बढ़ गया, उसमें कोई कमी नहीं आई। कहा था कि इलायगी पसंद सोच रखने वाले लोग जो हैं वो अपनी सोच बदल देंगे, क्योंकि सिर्फ 370 वजह है कि यहां कुछ लोगों में वो इलायगी पसंद सोच है। 2.5 साल हो गए 370 को गए हुए, आज भी लोग हैं जो इस मुल्क के साथ रहना नहीं पसंद करते। आज भी नौजवान हैं जो गलत रास्ते पे चलने के लिए तैयार हैं, जो बंदूक उठाने के लिए तैयार हैं। कोई उनसे नहीं पूछता कि भाई आप क्यों कर रहे हो ये, जहां आपको पता है कि हफ्ता, महीना, 2 महीना, ज्यादा से ज्यादा 6 महीने के अंदर अंदर पुलिस वाले आपको, आर्मी वाले, सिक्योरिटी वाले आपको खत्म कर देंगे, क्यों उठा रहे हो बंदूक? कोई उनसे पूछने के लिए तैयार नहीं, लेकिन इस गलतफहमी में बैठे हुए कि हाँ जी सब ठीक है। हमें कहा गया था कि तरक्की होगी, ये इल्जाम लगता था नेशनल कॉन्फ्रेंस पे और हमारे साथ जो पीएचडी में है, पीडीपी और बाकियों पे, कि आप लोगों की तरक्की में हम लोग रुकावट हैं, कि हम नहीं होंगे तो आप लोग तरक्की करोगे। मुझे गए हुए उस कुर्सी से अब कितने साल हो गए? मैंने जनवरी 15 में कुर्सी छोड़ी, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 8वां साल हो गया मुझे कुर्सी छोड़े हुए। महबूबा मुफ्ती को कुर्सी छोड़े हुए 3-4 साल हो गए। मरकज की हुकूमत रही यहां 18 के बाद, कहां गई वो तरक्की? मुझे तो दिखा नहीं। जहां हमने सड़कें छोड़ी, सड़कों का वही हाल, जहां पुल बने थे, पुल का वही हाल, जहां दफ्तर बना था, दफ्तर का वही हाल, जो हेल्थ सेंटर हमने अपग्रेड किए वही, जो स्कूल हमने अपग्रेड किए वही, जो वाटर सप्लाई स्कीमें हमने दी वही। अरे खुदारा, 4 साल में अगर और कुछ नहीं तो मुगल रोड के लिए, टनल के लिए संगे बुनियाद ही रखते, मैं मानता कि हाँ जनाब आप कुछ कर रहे हो। बाकी मुल्क को रेल के साथ जोड़ने के लिए अपना सर्वे ही पूरा किया होता, मैं कहता हाँ जनाब आपके इरादे सही है। बेशक वक्त लगा होगा, लेकिन आपके इरादे सही हैं। आपने कम से कम सर्वे का काम किया। मैं नहीं तो यहां छोटे बच्चे जो हैं वो ख्वाब देख सकेंगे कि कभी ना कभी वो पुंछ जो है रेल से आएंगे, वो भी नहीं। कहा था कारखाने लगेंगे, कौन सा नया कारखाना लगा? उल्टा जो कारखाने लगा रहे थे वो आज खुदकुशी करने पे सोचते हैं, कहते जनाब हमारा कारखाना ही नहीं चल रहा, क्या करें? बस हर 6 महीने के बाद आप कहीं अरब मुल्क से 2-4 लोगों को लाते हो, उनको यहां टूर कराते हो, कहते हैं ना ये आएंगे। हमारे मुल्क से कोई नहीं आया। बड़े बड़े जो उद्योगपति, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं बाकी हिंदुस्तान के, उनमें से कोई नहीं आया। बस हर 6 महीने हम अरब मुल्कों से कुछ लोगों को लाते हैं, कश्मीर का दौरा कराते हैं, उनकी तस्वीरें जो है अखबार में इसको बंद कर दी। उनकी तस्वीर जो है अखबार में दिखाते हैं और जाके देखो जी ये करिश्मा हुआ। आज शोशा बनता है टूरिज्म पे, देखो जी टूरिस्ट आ रहे हैं, नहीं बड़ा अच्छा है, आने चाहिए, लेकिन खुदारा मुझे बताओ जनाब उस टूरिस्ट का यहां के इलाकों को क्या फायदा?
अगर श्रीनगर के टूरिस्ट का पुंछ के मेरे भाई को फायदा होता, मैं कहता बड़ी अच्छी बात है। तूफान हुआ, अरे टूरिस्ट आए गए, फिर आएंगे फिर जाएंगे, ये सिलसिला रहता ही है। क्योंकि बाकी तो इन्होंने बहुत कुछ बिगाड़ा, अल्लाह ताला की ये दी हुई खूबसूरती ये बिगाड़ नहीं सके, लेकिन कोई नया इलाका ये टूरिज्म के नक्शे पे नहीं ला सके। अल्ताफ साहब बैठे यहां पे, मुझे याद है इनके साथ हमने वो इको टूरिज्म विलेज इनॉग्रेट किए थे, मुगल रोड के उस तरफ भी और यहां पुंछ साइड पे भी खाली पड़े हुए, कोई उनका इस्तेमाल नहीं। तो फिर क्या, यहां के नौजवानों को एक बेहतर मुस्तकबिल आप दिखा कैसे रहे हो? क्या दिखा रहे हो आप पुंछ हवेली के नौजवानों को कि उनको ये तसल्ली हो कि हां मेरा मुस्तकबिल जो है वो बेहतर है? हमारी बहनों को क्या दिखा रहे हो? यहां कुछ दिया नहीं, जम्मू कश्मीर के बाहर वो जा नहीं सकते, डर लगता है आज जम्मू कश्मीर से बाहर जाने में। एक ऐसा माहौल बना हुआ है मुल्क में जहां सबसे पहले निशाना बदकिस्मती से मुसलमान। एक बहुत ही खतरनाक खेल खेला जा रहा है, लोगों के जज्बात को जो है उछाला जा रहा है, हर चीज पे हमला। हमारे मस्जिदों पे आजान होती है, उस पे तकलीफ, हम हलाल मीट खाते हैं, उस पे तकलीफ, हमारी कुछ बेटियां बहनें हिजाब पहन के कॉलेज जाना चाहती हैं, उस पे तकलीफ, हर चीज पे। गैर कानूनी मकान बने, अरे किसने नहीं बनाए? क्या ये सिर्फ एक ही मजहब से ताल्लुक रखते हैं जिन्होंने ये मकाने बनाए हैं? लेकिन जब बुलडोजर चलते हैं तो एक ही तरफ चलता है। सही कहा किसी ने कि हिंदुस्तान को बदलाने की कोशिश की जा रही है। जिस हिंदुस्तान में यह कहा जाता था कि हर मजहब को बराबर के नजरिए से देखा जाएगा, किसी मजहब में फर्क नहीं होगा, उस हिंदुस्तान को तहस नहस किया जा रहा है। और आज भी वो हमें शक के नजर से देखते हैं, हम नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों को। समझ में नहीं आता हमारी खता क्या है, आखिर हमने किया क्या? मुल्क के साथ जुड़े रहे, कुर्बानियां दी, हजारों के तहदाद में हमारे वर्कर मारे गए, जम्मू साइड में भी, कश्मीर साइड में भी। कितने मेरे साथी यहां स्टेज पे बैठे हुए जिन पे हमले हुए हैं, जो बाल बाल बचे। अब हमारी गलती सिर्फ ये कि हमने पड़ोसी मुल्क के साथ दोस्ती की बात की। जब वो करे तो ठीक, जब हम करें तो एंटी नेशनल। अरे हमने क्या कहा? कहा सरहदों पर ये बंदूकें जो हैं इनको खामोश करो, सरहद के आसपास रहने वाले लोग जो हैं उनको अमन की जिंदगी जो है गुजरने दो, उनको अपना माल मवेशी लेना होता है फेंस के उस तरफ, लेने की इजाजत दी जाए। हमने इनको वाजपेयी साहब के अल्फाज याद दिलाए जब उन्होंने कहा कि दोस्त बदलाए जा सकते हैं, पड़ोसी बदलाया नहीं जा सकता। हमने उनको वो याद दिलाया जब ये एक दूसरे को जंग की धमकियां दे रहे थे। हम कहते थे जंग से कुछ हासिल नहीं होगा, जो हासिल होगा दोस्ती से होगा। क्या यही हमारा कसूर? और आखिर उसी बात पे आए। सीज फायर किस बात का नतीजा? कि आपने आपस में एक दूसरे से बात की। आज वो बंदूकें खामोश हैं।
जिनकी हमने बात की, तो फिर हमारी क्या खता, हमारा क्या कसूर कि हम यहां के लोगों की इज्जत की बात करते हैं, उनकी पहचान की बात करते हैं, उनकी वकार की बात करते हैं। यहां कुछ लोगों को बहुत जल्दी है कि हमारा जो हिस्ट्री है वो मिटाया जाए। अरे अब हम रियासत थे, इंशाल्लाह फिर रियासत बनेंगे। पार्लियामेंट में इन लोगों का वादा है कि ये हमें रियासत का दर्जा वापस देंगे, लेकिन देखो कितनी जल्दी ये हर चीज से रियासत हटाना चाहते हैं। हम जब एसआरटीसी की गाड़ियां देखते थे, उन पर नाम लिखा होता था J&K स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन स्टेट। आज जब मैं आ रहा था तो आरटीसी की ट्रकें नजर आई, उस स्टेट लफ्ज पे ही उन्होंने रंग लगाया हुआ है, उन्हें कंपनी का नाम ही बदल दिया। अब देखें एसआरटीसी की बसें ट्रकें, उन पे अब लिखा है J&K रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, जैसे हम कभी स्टेट थे ही नहीं, जैसे हम फिर कभी बनेंगे ही नहीं। हम इतनी जल्दी हार कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, वो कितना भी चाहें, हम इन चीजों पर रंग नहीं लगाएंगे, हम इन चीजों को मिटाएंगे नहीं। आखिरकार ये हमारे साथ एक वादा था। हम सड़कों पर नहीं उतरे, हमने एहतजाज नहीं किया। एजाज ने कहा कि आप पुंछ के लोगों को कहो वो सड़कों पर उतरेंगे, नहीं, मैं पुंछ के लोगों को सड़कों पर नहीं उतारूंगा। मैं यहां पे किसी को गिरफ्तार करने का बहाना नहीं दूंगा, किसी पे टीयर गैस या खुदा ना खास्ता गोली चलाने का बहाना नहीं दूंगा। हम लड़ेंगे इंसाफ हासिल करने के लिए, हम लड़ेंगे अपना हक हासिल करने के लिए, लेकिन पुरअमन तरीके से। हम कानून को अपने हाथ में नहीं लेंगे, हम यहां का माहौल नहीं बिगाड़ेंगे, हम लोगों को एक दूसरे के साथ लड़वाएंगे नहीं। हमें जो दरवाजे खटखटाने होंगे हम खटखटाएंगे। और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों को यकीन दिलाया है कि सुप्रीम कोर्ट की गर्मियों की छुट्टी के बाद जो 370 को लेके केस सुप्रीम कोर्ट में है, उन पे सुनवाई शुरू होगी। हम उम्मीद कर रहे हैं कि उन सुनवाई में जल्दी हो और अदालत अपना फैसला सुनाए, क्योंकि हम मान के चलते हैं कि जो हमारे साथ हुआ वो गैर आईनी हुआ, गैर कानूनी हुआ, होना नहीं चाहिए था। अल्लाह ताला के दरबार में देर जरूर है, अंधेर नहीं। लगे वक्त कोई बात नहीं, हम इंतजार करेंगे, लेकिन हमें इंसाफ मिल जाएगा। ये मेरा पूरा जो है, मेरा दिल ये कहता है। लेकिन हमें भी एहतियात करना होगा। यहां लोगों को बांटने की बहुत कोशिशें की जाएंगी। कोई कश्मीरी, कोई जम्मू वाला, कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई सिख, कोई गुज्जर, कोई पहाड़ी। हमने इसका खमियाजा बहुत भुगता है, बहुत। जब आफत आ टूटती है तो वो चुन चुन के नहीं आती, जब तबाही आती है तो वो सब पे आती है। आज अगर जम्मू कश्मीर के हालात खराब हैं तो वो सबके लिए खराब हैं। यहां एक खास तबका नहीं है जिनकी जिंदगी खुशहाल है, जो तरक्की कर रहे हैं, जो ऐश कर रहे हैं। सब मायूस हैं, सब परेशान हैं। तो अगर सब परेशान हैं तो सबको मिलके इस परेशानी का जो है इलाज करना होगा। हमें मिलके इन ताकतों का मुकाबला करना होगा। हमें मिलके एक बहुत ही एक जोर से जवाब देना होगा इन लोगों को कि इन्होंने जो किया सो किया, इससे आगे नहीं। हम इन्हें अब और इजाजत नहीं देंगे।
हमें बांटने का, हमें कमजोर करने का, हमारी आवाज दबाने का, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ करने का, हमारी तरक्की को रोकने का, हमारे रोजगार को रोकने का। और यही बातें मैं बहुत वक्त से इंतजार कर रहा था कि कब मुझे मौका मिलेगा तो मैं आऊंगा और अब सबसे बात करूंगा। मैंने इस गर्मी में आप लोगों को तकलीफ दी और आप यहां आए, आपने इस प्रोग्राम में शिरकत की, इसकी रौनक बनाई। मैं इसके लिए तहे दिल आप सबका शुक्रगुजार हूं। इस उम्मीद के साथ कि इसके बाद भी जल्द हमें इसी तरह मुलाकात का मौका हासिल होगा। आप मेरी बातों पे गौर करिए, बस इतना ही, मेरी बातों पे गौर करिए। अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ बातें सही की हों तो जो यहां इस प्रोग्राम में नहीं आ सके, मेरी बात उन तक पहुंचा दीजिए, ताकि जब कभी हमें जम्मू कश्मीर के मुस्तकबिल का फैसला करना होगा, हम सही फैसला करेंगे, ताकि इस रियासत को हम इस दलदल से निकाल सकें और अपने आने वाले नस्ल की मुस्तकबिल जो है उसको सही सलामत रख सकें। मैं एजाज आपका, आपके साथियों का, हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जनाब राठौर साहब का तहे दिल शुक्रगुजार हूं और इन्हीं अल्फाजों के साथ आपसे इजाजत चाहता हूं।